नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय 23 और 24 जनवरी को शिलांग में आयोजित कर रहा है सम्मेलन का विषय है पूर्वोत्तर भारत में पशुधन क्षेत्र का समग्र विकास के लिए संवाद। केंद्रीय पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 10 लाख टन चीनी के निर्यात को दी अनुमति। घरेलू कीमतें स्थिर रखने, मिलों की वित्तीय स्थिति सुधारने और उत्पादन में गिरावट को संतुलित करने के लिए उठाया गया है ये कदम। भारत में खाद्य तेल की खपत का पहला सर्वेक्षण 23 फरवरी तक चलेगा और खपत के पैटर्न और पसंद से नीतिगत निर्णय लेने में मिलेगी मदद। खाद्य तेल की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत हुई 20 किलोग्राम से अधिक। देश भर में दिख रहा है मौसम का अलग अलग रंग। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में जहां हो रही है बर्फबारी, वहीं मैदानी इलाकों में लोग सर्दी का सितम झेलने को हैं मजबूर। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय 23 और 24 जनवरी को मेघालय के शिलांग में पूर्वोत्तर भारत में पशुधन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए संवाद विषय पर एक सम्मेलन आयोजित कर रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे। इस अवसर पर पूर्वोत्तर के लोगों के लिए कई परियोजनाएं समर्पित की जाएंगी और पूर्वोत्तर में पशुधन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। पशुधन सम्मेलन का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में पशुधन और मुर्गी पालन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए प्रमुख हितधारकों का एक साथ लाना है। ये सम्मेलन किसानों, उद्यमियों, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं सहित हितधारकों के बीच ज्ञान साझा करने और क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा और वन हेल्थ दृष्टिकोण के अनुरूप टिकाऊ और समावेशी कृषि के तौर तरीकों को बढ़ावा देगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य ऐसे सुझाव खोजना है जो नीति निर्माण में मदद करें, निवेश निर्णयों का मार्गदर्शन करें और क्षेत्र के पशुधन और मुर्गी पालन उद्योगों में टिकाऊ और समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त करें। इस सम्मेलन में पशुधन और मुर्गी पालन उद्योग से जुड़े वैज्ञानिक, गैर सरकारी संगठन, उद्यमी और निजी खिलाड़ी सहित प्रमुख हितधारकों की भी भागीदारी होगी। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 10 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दे दी है। ये कदम घरेलू कीमतें स्थिर रखने, मिलों की वित्तीय स्थिति सुधारने और उत्पादन में गिरावट संतुलित करने के लिए उठाया गया है। खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, इस कदम से मूल्य स्थिरता सुनिश्चित होगी। इस फैसले से गन्ना किसानों और चीनी मिलों से काम करने वाले 5 लाख से अधिक श्रमिकों को राहत मिलेगी और चीनी उद्योग भी मजबूत होगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से चीनी मिलों की नकदी प्रवाह की स्थिति सुधरेगी और गन्ने के बकाया भुगतान में तेजी आएगी। खाद्य मंत्रालय के अनुसार इस निर्यात नीति के तहत सभी ग्रेड की चीनी को निर्यात करने की अनुमति होगी। मिलों को 30 सितंबर 2025 तक निर्यात करने की छूट दी गई है। चीनी मिलों को 31 मार्च तक अपने निर्यात कोटा को सरेंडर करने या घरेलू कोटा से एक्सचेंज करने का भी विकल्प दिया गया है। सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब देश में चीनी उत्पादन में गिरावट देखी जा रही है। 2024-25 सत्र में उत्पादन घटकर 2.7 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जबकि घरेलू खपत 2.9 करोड़ टन से अधिक हो सकती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में उत्पादन में 13.66% की गिरावट देखी गई है। पिछले सत्र 2023-24 में सरकार ने घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चीनी निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा निर्माता संघ ने इस निर्णय की सराहना की है। निर्माता संघ ने कहा कि यह कदम चीनी मिलों को राहत देगा और उन्हें गन्ना किसानों का समय पर भुगतान करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने भारत में खाद्य तेल की खपत के पैटर्न का आकलन करने के लिए अपना पहला सर्वेक्षण शुरू किया है।
जिसका उद्देश्य नए खाद्य तेल तिलहन मिशन को प्रभावी ढंग से लागू करना है। 9 जनवरी को शुरू हुआ 45 दिवसीय प्रश्नावली आधारित सर्वेक्षण 23 फरवरी तक चलेगा। ये पहल ऐसे समय में की गई है जब भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेलों का उपभोक्ता और आयातक है, के पास उपभोग पैटर्न के बारे में नवीनतम आंकड़ों का अभाव है। सर्वेक्षण का उद्देश्य खाद्य तेलों की खपत के पैटर्न और पसंद का पता लगाना है, जिससे नीतिगत निर्णय लेने में मदद मिलेगी। उद्योग जगत की रिपोर्ट बताती है कि भारत में खाद्य तेल की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत बढ़कर 20 किलोग्राम से अधिक हो गई है, जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा अनुशंसित 12 किलोग्राम और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अनुशंसित 13 किलोग्राम की सीमा से काफी अधिक है। यह 1950-60 के 2.9 किलोग्राम से पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है, जो बढ़ती आय, शहरीकरण और बदलती आहार आदतों जैसे कारकों से प्रेरित है। सर्वेक्षण में विशिष्ट पहलुओं जैसे कि प्रयुक्त तेल के प्रकार, तलने की आवृत्ति, मौसमी उपयोग पैटर्न तथा स्वास्थ्य लाभ और मूल्य संबंधी विचारों सहित तेल के चयन को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण किया गया है। देश में पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें पशुओं का बीमा भी शामिल है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की गई है। योजना के तहत राज्य के पशुपालक गाय, भैंस, बकरी, भेड़ तथा ऊंट का बीमा करा सकते हैं। योजना के तहत किसान 22 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत इस वर्ष प्रदेश में दुधारू गाय का 5-5 लाख का बीमा, भैंस का 5-5 लाख का बीमा, भेड़ बकरी का 5-5 लाख का बीमा तथा ऊंट का 1 लाख का बीमा मुफ्त में किया जाएगा। इस योजना में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना से पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा और पशुपालक आर्थिक रूप से सुरक्षित होंगे। योजना के तहत लाभार्थियों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। प्रदेश के गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक और लखपति दीदी पशुपालकों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्रमशः 16 और 12% का आरक्षण का प्रावधान भी योजना के तहत किया गया है। मंगला पशु बीमा योजना में पशुओं की ट्रेनिंग अनिवार्य है। चयनित पशुपालक अधिकतम 2 दुधारू पशु यानी कि गाय, भैंस अथवा दोनों और साथ में 10 बकरी, 10 भेड़, 1 ऊंट का निःशुल्क बीमा करा सकेंगे। देश में किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए पीएम किसान योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत भूमि धारक किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार भूमिहीन किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय योजना का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर करती है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कृषि भूमि भी नहीं है और वे कृषि मजदूरी कर जीविका उपार्जन करते हैं। उन्हें ध्यान में रखते हुए हमने भूमिहीन कृषि मजदूर भाई बहनों से एक वादा किया था। हमने कहा था कि उन्हें 10,000 रुपए सालाना आर्थिक सहायता देंगे। आज हमने इस वादे को पूरा किया है। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT के ओर से हमीरपुर के निकटवर्ती गांव लंबेड़ा में स्थानीय महिलाओं के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आरंभ हुआ है। इस शिविर में महिलाओं को मशरूम की खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान प्रतिभागी महिलाओं को वर्दी, खाना, स्टेशनरी और अन्य सामान RCT की ओर से निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्दियों के मौसम में पशुओं को पेट फूलना जैसी बीमारी होती है। इस रोग से ग्रसित पशु के पेट में अधिक गैस बनती है। गैस के बाहर ना निकल पाने के कारण पशुओं का पेट फूल जाता है, जिससे पशुओं को अधिक तकलीफ होती है। ऐसे में पशुपालकों को तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। पेश है ये रिपोर्ट।
सर्दियों के मौसम में पशुओं का खास ख्याल रखने की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि बरसात और सर्दियों के दौरान ही पशुओं को अफरा यानी पेट फूलना जैसी बीमारी होती है। इस रोग से ग्रसित पशुओं के पेट में अधिक गैस बनती है। गैस के बाहर न निकल पाने के कारण पेट फूल जाता है, जिससे पशु को अधिक तकलीफ होती है। पशु चिकित्सकों के अनुसार इसकी सबसे बड़ी वजह है गीला हरा चारा खिलाना। दिखने में ये मामूली बीमारी लगती है, लेकिन कभी कभी इसके कारण पशु की मौत भी हो जाती है। गीला यानी नमी वाला हरा चारा खाने से पशु का पेट फूल जाता है। गैस पास नहीं होती, पशु बेचैन हो उठता है। पशु चिकित्सकों का कहना है कि नमी वाला चारा खाने के कारण पशु के पेट में कुछ खराब गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन और अमोनिया आदि बनने लगती हैं। इतना ही नहीं, चारे में मौजूद नमी पशु के शरीर में माइकोटॉक्सिन नाम की बीमारी को पनपने का मौका भी देती हैं। पशुओं को अफरा से बचाने के लिए पशु चिकित्सकों ने पशुपालकों को कुछ सुझाव दिए हैं। पशु चिकित्सकों के अनुसार बरसात और सर्दियों के दौरान हरे चारे में नमी की मात्रा बढ़ जाती है। पशु जब इस चारे को खाता है तो उसे डायरिया समेत पेट संबंधी और कई तरह की बीमारियां होने लगती हैं। कई बार बरसात के दिनों में डायरिया पशुओं के लिए जानलेवा भी हो जाता है। इस तरह की परेशानी से बचने के लिए जब पशु को हरा चारा खाने को दिया जाए तो उसमें सूखा चारा भी मिला लिया जाए। ऐसा करने से चारे में मौजूद नमी की मात्रा ठीक रहेगी, क्योंकि चारा खाने के बाद पशु पानी भी पीता है। सूखा चारा खिलाने के साथ साथ पशुओं को मिनरल्स भी दिया जाना चाहिए। गाय भैंस का पेट फूल रहा हो तो फौरन ही घर पर इलाज शुरू कर सकते हैं। इसके लिए टिंचर हींग 15 मिलीलीटर, स्प्रिट अमोनिया एरोमेटिक्स 15 मिलीलीटर, तेल तारपीन 40 मिलीलीटर और अलसी का तेल 500 मिलीलीटर मिलाकर अफरा पीड़ित पशु को देने से उसे राहत मिलती है। इसके साथ ही पशु के पेट को बाईं ओर पेड़ों के पास अच्छी तरह से मालिश करनी चाहिए। इससे पशु को आराम मिलता है। इसके अलावा पशु को ऐसे स्थान पर बांधना चाहिए जहां उसका गर्दन वाला धड़ ऊंचाई पर हो। इन सब उपायों से पशुओं को अफरा यानी पेट फूलने की बीमारी से बचाया जा सकता है। किसान समाचार के लिए शमीम अख्तर की रिपोर्ट। और पर्यटक जल्द ही राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान का सुंदर नजारा देख पाएंगे। अमृत उद्यान 2 फरवरी से 30 मार्च तक जनता के लिए खुलेगा। ये उद्यान आम लोगों के लिए सोमवार छोड़कर सप्ताह के बाकी 6 दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच खुलेगा। विजिटर्स की आवाजाही गेट नंबर 35 से होगी। इसके अलावा 6 से 9 मार्च तक अमृत महोत्सव कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष का महोत्सव दक्षिणी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अनूठी परंपराओं का प्रदर्शन करेगा। इसके साथ ही विजिटर्स की सुविधा के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 35 तक शटल बस सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे के बीच हर 30 मिनट में उपलब्ध होगी। मध्य प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। कृषि विभाग की योजनाओं से किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। विभाग द्वारा संचालित खाद्य एवं पोषण सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत 5,15,772 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना से 66,412 किसानों को लाभ मिला है। इनके अंतर्गत किसानों को सस्ते दाम पर बीज, फर्टिलाइजर और मशीनरी उपलब्ध करवाई जा रही है। जनसंपर्क अधिकारी लक्ष्मण सिंह ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा कार्यक्रम अंतर्गत कृषि विस्तार सेवाओं में सुधार एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य जारी है। इसके तहत कृषक प्रशिक्षण, कृषक भ्रमण, कृषि विज्ञान मेला, किसान संगोष्ठी आदि के द्वारा किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीकी की जानकारी दी जा रही है। वर्ष 2023-24 में 2,35,767 किसानों को इसका लाभ मिला है। किसानों को विकास खंड, जिला एवं राज्य स्तर पर पुरस्कृत भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीज ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत 2,92,750 किसानों को 80,275 क्विंटल बीज का वितरण किया गया। प्रदेश में किसानों को निःशुल्क सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड में अनुशंसित उर्वरक और पोषक तत्व की मात्रा के अनुसार किसानों को अधिक से उत्पादन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विगत 2 वर्षों में 9,73,250 किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए हैं।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत स्प्रिंकलर, ड्रिप व रेनगन पर समस्त वर्ग के लघु एवं सीमांत कृषकों को इकाई लागत का 55% एवं अन्य वर्ग के कृषकों को 45% अनुदान दिया जा रहा है। देश भर में मौसम का अलग अलग रंग दिख रहा है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में लोग सर्दी का सितम झेलने को मजबूर हैं। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर और मध्य भारत के राज्य सर्दी और कोहरे की दोहरी मार झेल रहे हैं। घने कोहरे के कारण दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों से चलने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। अगर यूपी की बात की जाए तो यहाँ कोहरे के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित है। श्री राम नगरी अयोध्या में आज सुबह भी घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते दृश्यता बहुत कम रही। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल दिल्ली समेत आसपास के कई इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। मंडियों में इन दिनों लाल मिर्च की आवक खासी सीमित देखने को मिल रही है। मंगलवार को गुजरात और केरल की इक्का दुक्का मंडियों में ही लाल मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में 20 जनवरी को लाल मिर्च का भाव था 12,300 रुपए। 21 जनवरी को इसका भाव 150 रुपए उछलकर 12,450 रुपए हो गया। इसी तरह केरल की पालक्कड़ मंडी में भी लाल मिर्च की खरीद बढ़त के साथ हुई। यहाँ 20 जनवरी को लाल मिर्च का भाव रहा 15,300 रुपए, जो कि 21 जनवरी को 1,800 रुपए की मजबूती के बाद 17,100 रुपए पर पहुंच गया। बता दें कि भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 3 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज्यादा देखने को मिली है। लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात 4,96,000 मीट्रिक टन का रहा था, जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 मीट्रिक टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि इस साल यानी 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का यह आंकड़ा 6,01,084 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 84,907 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में मुख्य रूप से मिर्च की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, जिससे कुल उपज का तकरीबन 80% भाग प्राप्त होता है। 21 जनवरी को मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य दर्ज की गई। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में 20 जनवरी को मूंगफली का भाव था 5,490 रुपए। 21 जनवरी को इसके भाव में 10 रुपए की कमजोरी आई और भाव हो गया 5,480 रुपए। राज्य की ही राजकोट मंडी में भी इस दौरान मूंगफली के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 20 जनवरी को मूंगफली का भाव था 5,400 रुपए। 21 जनवरी को इसके सौदे 50 रुपए गिरकर 5,350 रुपए पर हुए। हालांकि राजस्थान की बस्सी मंडी में मूंगफली की खरीद बढ़त के साथ हुई। यहाँ 21 जनवरी को मूंगफली का भाव 503 रुपए उछलकर 3,647 रुपए से 4,150 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी में भी इस दौरान मूंगफली का कारोबार मजबूती के साथ हुआ। यहाँ 20 जनवरी को मूंगफली का भाव 60 रुपए चढ़कर 4,700 रुपए से 4,760 रुपए पर पहुंच गया। इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। एपीडा के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल और अक्टूबर महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 3,53,550 टन का हुआ है।
जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,17,772 टन का हुआ था। यानी अप्रैल और अक्टूबर महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 35,778 टन का इजाफा देखने को मिला है। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीफ मूंगफली की पैदावार साल 2024-25 के दौरान 103,60,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम बिहार और ओडिशा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए बिहार के किसान आलू फसल की लगातार निगरानी करते रहें। आलू की फसल में ब्लाइट रोग लगने पर विशेषज्ञों की सलाह पर उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। साथ ही कम तापमान से आलू की फसल का बचाव करने के लिए हल्की सिंचाई करें। बिहार के किसान टमाटर की फसल में फ्रूट बोरर कीट लगने पर उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। बिहार के किसान मक्का की फसल को ठंड से बचाने के लिए हल्की सिंचाई करें। साथ ही मक्का फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई करें। सरसों के खेतों में एफिड का प्रकोप होने पर उचित कीटनाशक का छिड़काव करें किसान। बात करें ओडिशा की तो यहाँ के किसान कम तापमान से फसल को बचाने के लिए सुबह के समय हल्की सिंचाई करें। यहाँ के किसान अरहर की कटाई कर लें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। अभी के समय उत्तर पूर्वी घाटी क्षेत्र में उड़द की बुवाई की जा सकती है। ओडिशा के किसान टमाटर फसल की लगातार निगरानी करते रहें। अभी के समय टमाटर की फसल में एफिड कीट लगने की आशंका है। रोग के लक्षण दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। ओडिशा के किसान बैंगन की फसल में जरूरत पड़ने पर हल्की सिंचाई करें। साथ ही बैंगन के पौधों से क्षतिग्रस्त शाखाओं और पत्तियों को हटा दें। तैयार बैंगन की फसल की तुड़ाई कर लें ताकि प्राप्त उपज का बाजार में उचित दाम मिल सके। ओडिशा के किसान सरसों की फसल की लगातार देखभाल करें। एफिड का प्रकोप दिखाई देने पर विशेषज्ञों की सलाह पर उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और स्टार प्रचारक रोड शो। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने दिल्ली भाजपा के सभी उम्मीदवारों को अपनी पार्टी का समर्थन देने की घोषणा की। उत्तर कन्नड़ जिले के येल्लापुर के कॉम्पोस्टर ग्राउंड टेस्ट का प्रदर्शन किया गया। आईबी और पुलिस की खुफिया जानकारी के आधार पर बोकारो जिले में एक अभियान चलाया गया। सूत्रों के मुताबिक अभियान के तहत अब तक 2 नक्सलियों के शव और एक AK-47 और 2 इंसास सहित 3 हथियार बरामद किए गए हैं। आज महाकुंभ का 10वां दिन है। महाकुंभ में आ रहे श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक स्नान करने वालों की संख्या 9 करोड़ के पार हो गई है। कल रात 8 बजे तक महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या 43 लाख से अधिक रही। मेरे पास इतनी आमदनी खेती बाड़ी से नहीं निकली। सुनिए सुनिए सुनिए,